क्लास में हम लोग देखते हैं ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हैं क्या। सबसे पहले हम देखते हैं ये मूल अधिकार है क्या, इसको मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के लिए बने हैं। किसके लिए बने हुए हैं? व्यक्ति के लिए। यह किसी संस्था या सरकार के लिए नहीं बना हुआ है, संस्था और सरकार के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? एक व्यक्ति के लिए है। जो भी अधिकार है मूल अधिकार वो एक व्यक्ति विशेष के लिए हुए हैं, हर व्यक्ति के लिए बने हुए हैं। मूल अधिकार हम उनको कहते हैं जो कि एक व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, सरकार या संस्था के ऊपर नहीं। यह मूल अधिकार आदमी के जीवन जीने के लिए बेहद ही जरूरी है। बेहद जरूरी क्यों है? अगर हम किसी का मूल अधिकार छीन ले तो उसकी जिंदगी नहीं होगी, बल्कि वो एक जेल हो जाएगी। जैसे बात जेल की आई तो जेल में आप क्या देखते हैं कि आदमी को पकड़ के ले जाते हैं, वहां रख देते हैं, वहां भी भोजन मिलता है, सोने की व्यवस्था सब ठीक ठाक है, लेकिन वहां पर मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। हर मौलिक अधिकार वहां पर समाप्त हो जाता है। समाप्त होता है जैसे आपको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, कहीं ना तो घूम फिर सकते हैं। इस तरीके से जब मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं तो आपको लगता है कि हम जेल में बंद हैं, अर्थात यहाँ की जिंदगी एक दुष्कर जिंदगी है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि जिंदगी के जीवन है जो जीवन जीने के लिए मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कितने जरूरी हैं, अर्थात ये प्राकृतिक है। इसीलिए तो हम इसे कहते हैं कि एक नैसर्गिक है। अर्थात ये मूल अधिकार क्यों है, कानूनी अधिकार क्यों नहीं है? मूल अधिकार क्यों है, कानूनी अधिकार क्यों नहीं है? कानूनी अधिकार इसलिए नहीं है कि मूल अधिकार को कोई भी संस्था, कोई भी सरकार, कोई भी राज्य समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर कानूनी अधिकार की बात करें तो यह समाप्त की जा सकती है। ये मूल अधिकार लिए कहां से गए हैं? तो मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। सबसे पहली बात उठती है कि ये मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका में क्या स्थिति है इसकी? तो ये एक लिखित रूप में है, अमेरिका में ये लिखित रूप में है मूल अधिकार। अब इसको हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने भाग 3 में रखा। किसमें रखा? भाग 3 में। क्या रखा? मूल अधिकार। अब देखिए ये कह रहा है कि मूल अधिकार की बात करता है कौन? भाग 3, अर्थात हमारा जो संविधान का भाग 3 है ये किसकी बात करता है? ये अधिकार की बात करता है। हमारे संविधान में जो मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है वो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में ये लिखित रूप में है, संविधान निर्माणकर्ताओं ने इसे भाग 3 में लाके समाहित कर दिया। अब इसके लिए जो भाग 3 में हमारे संविधान के निर्माणकर्ताओं ने रखा, तो अगर हमको याद करना हो कि ये मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, तो देखिए जब कोई छोटा बच्चा पढ़ने जाता है तो उसे छोटा आ कैसे बनाना सिखाया जाता है। सबसे पहले कहते ऐसे करो, ये क्या है? भाग 3 है। ये भाग 3 कहाँ से आया? आ से आया, अर्थात अमेरिका से आया। उसके बाद ये इसमें किस चीज का वर्णन है? तो दूसरे आ का वर्णन है, अर्थात अधिकार का वर्णन है। अर्थात भाग 1 में अमेरिका से लिया गया मूल अधिकार, इसमें वर्णित क्या है? तो अधिकार की बात करता है। ये इसके लिए जो संविधान निर्माणकर्ताओं ने कितने अनुच्छेदों की व्यवस्था की? तो इसमें जो है 12 अनुच्छेद से लेके 35 अनुच्छेद तक का वर्णन है। इस भाग 3 में 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद का वर्णन है। कल की क्लास में हम लोगों ने 11 अनुच्छेद तक का अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं इस 12 अनुच्छेदों से लेकर जो ये 35 अनुच्छेद तक है इसमें क्या क्या वर्णित है। एक चीज यहां से हमें और ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो मूल अधिकार हमारे हैं, जो हमें सरकार या संस्था से समाप्त नहीं हो सकते, ये जो मूल अधिकार है इसे फ्रांसीसी भाषा में अधिकार, ये शब्द अधिकार कहता है ना, तो इसको फ्रांसीसी भाषा में क्या कहते हैं? फ्रांसीसी भाषा में इसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा।
कभी कभी पेपर प्रश्न पूछता है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ अधिकार और इसे फ्रांसीसी भाषा में क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। इसलिए संविधान के भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सबसे पहले यह अपनाया कहाँ गया, सबसे पहले लागू कहाँ हुआ, तो सबसे पहले यह ब्रिटेन में लागू हुआ। ब्रिटेन में लागू हुआ। क्या, मूल अधिकार सबसे पहले ब्रिटेन में लागू हुए। अब मूल अधिकार लागू हो गए, सभी लोगों को सुरक्षा मिल गई कि भाई आपका ये अधिकार हो गया, इसके तहत आपको विशेष अधिकार मिला हुआ, चाहे कोई भी सरकार आए, कोई भी संस्था हो, आपके मूल अधिकार के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर सभी लोगों को अधिकार मिल गया, अगर उसका अधिकार का दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे तो समस्या खड़ी हो गई। जैसे हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी हर व्यक्ति को है, लेकिन क्या आप किसी को गाली देंगे? अगर आप किसी को गाली देंगे अर्थात किसी की गरिमा गिराने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपको देगा। इस तरह से अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इसमें संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या कहा, एक व्यवस्था बनाई कि ऐसी स्थिति में सरकार चाहे, संस्था चाहे तो आपका जो मूल अधिकार है उस पर अंकुश लगा सकती है। जैसे आपको घूमने फिरने की आजादी है, ठीक है भाई, लेकिन मान लीजिए अभी कोई ऐसी अकस्मात घटना घट जाए, जैसे किसी देश से युद्ध हो जाए और आप कहें नहीं हमें घूमने की आजादी, हम तो घूमेंगे भाई, तो अव्यवस्था फैलेगी। तो इसके लिए संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या कहा सरकार से कि आप मूल अधिकार पर अंकुश लगा सकते हैं। ये व्यवस्था बनाने के लिए आप इस पे अंकुश लगा सकते हैं। अंकुश कौन लगा सकता है, तो राष्ट्रपति जो है इस पर अंकुश लगा सकता है, इसे रोक सकता है थोड़े समय के लिए, और अधिक समय से अर्थात इसे निलंबित कौन कर सकता है, तो संसद इसे निलंबित कर सकती है। संसद निलंबित कर सकती है। अब संसद निलंबित कर दिया, मान लीजिए संसद में किसी की सरकार हो तो वो मूल अधिकारों को जबरदस्ती हनन करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी अव्यवस्था भी ना फैली हो, जैसे हम लोग कोई अव्यवस्था ना फैलाएं, या संकट देश पर नहीं है कि हम उस देश के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं या अपने देश की कुछ आलोचना कर रहे हैं, फिर भी संसद ने क्या किया कि इस मूल अधिकार को जो है निलंबित कर दिया। तो इसका रक्षक कौन है, तो इसका रक्षक न्यायपालिका, न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, इसमें जाके हम अपने जो है विचार रख सकते हैं कि देखिए, जैसे हम कह सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार को संसद जबरदस्ती समाप्त कर रही है, तो इसकी रक्षा कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला सुनाएगी। यहां से पेपर में प्रश्न बनता है कि ये हमारे जो मूल अधिकार हैं अर्थात हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये वाद योग्य है कि नहीं है। आप खुद ही समझ लीजिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होता क्या है कि एक वकील साहब इधर से खड़े हो गए, एक वकील साहब इधर से खड़े हो गए, दोनों आपस में बहस करते हैं, बाद में लड़ाई झगड़ा नहीं, वाद विवाद करते हैं। तो वाद विवाद तो क्या हो गया, कहता है कि हमारा मूल अधिकार या हमारा मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है कि नहीं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में वाद विवाद हो रहा है तो वाद योग्य हो गया कि नहीं, तो हमारा जो ये मूल अधिकार है ये वाद योग्य है। अगला चीज है कि हमारा जो मूल अधिकार है ये प्रवर्तनीय है कि नहीं। क्या है, प्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय का मतलब प्रेशर डाला जा सकता है कि नहीं सरकार को कि आप ऐसा करिए। तो जब मामला कोर्ट में पहुंच गया तो कोर्ट को आदेश देने का अधिकार है। भाई जो भी मामला न्यायालय में पहुंचेगा तो न्यायालय क्या करेगी, सरकार को आदेश जारी कर सकती है कि नहीं नहीं आपको ऐसा करना है। तो इस तरीके से हमारा जो मूल अधिकार है वो वाद योग्य है, साथ में ये मूल अधिकार हमारे प्रेशर डालने वाले भी हैं, कोर्ट इस पर प्रेशर भी डाल सकती है। ये दोनों चीज पेपर में प्रश्न पूछता है कि वाद योग्य है कि नहीं और इस पर प्रेशर पड़ सकता है कि नहीं। तो ये वाद योग्य है और इस पर प्रेशर भी पड़ सकता है। संविधान का भाग 3 जो है एक लंबा भाग है, इसमें जो है 27 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद कितने हैं, तो इसमें 27 अनुच्छेद हैं और इसे 6 कैटेगरियों में बांटा गया है। जब हम इतने लंबे भाग को अगर एक ही दिन में पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को भी समस्या होगी समझने में।
और समझने में, और क्लास भी काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए हम आज प्रयास करेंगे कि इस 6 कैटेगरी में से एक कैटेगरी के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि कल की क्लास में 11 अनुच्छेद तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था कि कहां से क्या चीज का वर्णन है। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में किस चीज का वर्णन है। अनुच्छेद 12 में वर्णन किस चीज का है? मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। क्या अधिकार की परिभाषा दे दिया गया भाई? कहता है कि मूल अधिकार जिंदगी जीने के लिए अति आवश्यक है, अनिवार्य है। कोई भी सरकार, कोई भी राज्य, सरकार की बात नहीं करता, कहता है कि कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे इन मूल अधिकारों का हनन हो। लेकिन एक चीज यहाँ पर व्यवस्था बना दिया। देखिए हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने कितनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। संविधान निर्माण करने के समय उन्होंने तो कह दिया कि कोई भी राज्य, राज्य का मतलब कोई ऐसे राज्य नहीं महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ऐसा नहीं। वो कहता है कि कोई भी सरकार या कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगी कि जिससे मूल अधिकार का हनन हो, लेकिन व्यवस्था बनाने के लिए नियम बना सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि मूल अधिकार के चक्कर में चारों तरफ समाज में अराजकता फैल जाए और देश के ऊपर संकट के बादल मंडराना शुरू कर दे। तो इन लोगों ने क्या कहा कि कुछ व्यवस्था बनाने के लिए नियम आप बना सकते हैं। कानून का डर रहे लोगों के अंदर, आप जो है ऐसा नियम बना सकते हैं। यहां अब बात आ गई कि कौन सी राज्य, भाई बंगाल, बिहार, उड़ीसा ऐसी तो बात कर नहीं रहा है। वो कहता है कि जिसके पास भी पावर है। अनुच्छेद 12 स्पष्ट उल्लेख करता है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है कि जिसके भी पास पावर है। किस चीज की पावर? कानून बनाने की पावर। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भाई कानून बनाने का इनको अधिकार है ना, बिल्कुल। राज्य सरकार, लोकल अथॉरिटी, स्थानीय सरकार, लोकल अथॉरिटी। क्या हो गया? लोकल अथॉरिटी का मतलब पावर नहीं है। अरे आप शहरों में देखिए नगर निगम वाले हैं, अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ जैसे मुखिया हैं, प्रधान जी हैं, तो ये भी चाहे तो कुछ पावर का अपने प्रयोग करके कुछ भी कर सकते हैं। तो लोकल अथॉरिटी वालों को भी इनको कहा गया कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जिससे मूल अधिकारों का जो है कमी हो, मूल अधिकारों पर आंच आए। और क्या कहा गया कि अगर अव्यवस्था फैलने की संभावना नजर आती है, कि आपको यह लगता है कि अगर मूल अधिकारों का सभी लोगों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया तो यह चीज समस्या पैदा कर देगी, तो आपको नियम बनाने का अधिकार है। कानून का डर दिखाने के लिए इन सबको नियम बनाने का अधिकार है। भाई अगर आप, अभी हमने कहा ना कि आपको व्यक्त की आजादी है, तो आप व्यक्त की आजादी का मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे। अगर आप किसी की भावना को ठेस पहुंचाएंगे तो वो भी आपकी भावना का ठेस पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 12 में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि हमारे लिए मूल अधिकार अति आवश्यक है। जीवन जीने के लिए मूल अधिकार अति आवश्यक है। ये हमारे मूल अधिकार बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन ये तभी तक अच्छे हैं कि जब तक इसको किसी के परेशानी के सामना ना करना पड़े, किसी के लिए दिक्कत ना पैदा करे। मूल अधिकार हमारे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर किसी को इससे दिक्कत हो रही है तो ये मूल अधिकार नहीं होंगे। जैसे उसमें कहता ना एक फ्रेज है कि योर फ्रीडम इज एंड वेयर माय नॉइज बिगिन। आपकी स्वतंत्रता जो है ठीक है, लेकिन हमारे स्वतंत्रता पर आंच नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से इसमें अनुच्छेद 13 में संविधान निर्माणकर्ताओं ने स्पष्ट उल्लेख किया, स्पष्ट तरीके से वर्णन किया कि संविधान के तहत जो मूल अधिकार मिले हैं ये ठीक है, लेकिन इससे अगर किसी को दिक्कत होती है तो ये ठीक नहीं है, इसको रोका जा सकता है। और एक चीज है कि इस अनुच्छेद 13 में ही वर्णन किया गया है कि जैसे संविधान हमारा लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हो गया। तो क्या इससे पहले, संविधान से पहले जो है कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी कि जिसके माध्यम से शासन सत्ता चलाई जाए और अव्यवस्था ना फैले? क्यों नहीं थी? जैसे आईपीसी की धारा थी, कब थी ये? 1860-61 में आईपीसी की धारा बन गई। या धार्मिक कानून थे, या धार्मिक कानून बने थे।
हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून। इसलिए तो सरकार कहती है कि हम एक समान नागरिक संहिता ले आएंगे, एक समान कानून लेके आएंगे, और जो हिंदुओं पर भी लागू होगा और मुसलमानों पर भी लागू होगा। तो यहां से जब 26 जनवरी 1950 ईस्वी से पहले की जो व्यवस्थाएं चल रही थी, तो इस अनुच्छेद में कहा गया कि जो व्यवस्थाएं चल रही वो तो चलती रहेंगी। ठीक है, जो भी व्यवस्था पहले से बना के रखी गई है, जिसके द्वारा शासन सत्ता चलाने में आसानी हो रही थी, ठीक है, चलती रहेगी। लेकिन अगर इन चीजों से 26 जनवरी 1950 ईस्वी से जो चीजें पहले से चल रही हैं वो चल रही, ठीक है, लेकिन अगर उससे किसी को दिक्कत हो रही है तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उसके अधिकार में छीना जा सकता है। इसी आधार पर जो है पर्सनल लॉ में एक बहुचर्चित मामला था 3 तलाक का मामला। 3 तलाक का मामला, इस 3 तलाक के मामले में एक महिला थी सायरा बानो। सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया और उन्होंने कहा कि जो 3 तलाक है, 3 तलाक जो है बना हुआ है, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए संकट है, उनकी जिंदगी को दुष्कर बना रहा है। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट जो है हमेशा दोनों पक्षों का सुनती है। तो कोर्ट ने क्या किया, मौलाना और मौलवियों को तलब किया, भाई आइए, एक महिला आई हुई है सायरा बानो जी, उन्होंने आपके खिलाफ मुकदमा किया हुआ है। किसके खिलाफ? पर्सनल लॉ के खिलाफ। किस पर्सनल लॉ में जो 3 तलाक का वर्णन है ये अनलीगल है, इससे महिलाएं जो है परेशान हैं। मौलवी साहब पहुंचते हैं, मौलाना साहब पहुंचते हैं, उन्होंने कहा जज साहब से कि आपको मालूम नहीं है कि हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 13 में यह वर्णित है कि जो व्यवस्थाएं पहले से चल रही हैं, जो पर्सनल लॉ का मामला है उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। जज साहब इसमें नाराज हो जाते हैं, तमतमाते हुए जज साहब कहते हैं कि आपने केवल इतना ही पढ़ा है कि जो पहले से व्यवस्थाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी, उससे आगे भी पढ़िए। उससे आगे क्या लिखा हुआ है कि वो तभी तक चलते रहेंगे जब तक उससे किसी को दिक्कत ना हो, अर्थात किसी के मूल अधिकार को हनन ना हो। अब यहाँ सायरा बानो क्या कर रही है कि इस 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं के लिए दिक्कत हो रही है, और आप कह रहे हैं कि ये पहले से चले आने वाली व्यवस्थाएं समाप्त नहीं की जा सकती हैं। इससे आगे भी पढ़िए, और आगे आपको क्या पढ़ना है, आपको यह पढ़ना है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है बशर्ते किसी को जो है मूल अधिकारों का हनन ना हो। अगर मूल अधिकार का हनन नहीं हो रहा तो परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर किसी को समस्या हो रही है तो यह समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉ के विपरीत फैसला सुनाते हुए इस 3 तलाक को समाप्त कर दिया। लेकिन इस 3 तलाक में 3 कैटेगरियां थी, इसमें से एक कैटेगरी को ही समाप्त किया गया। 3 तलाक जो सायरा बानो थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार इस 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया। देखते हैं कि अनुच्छेद 14, 12 और 13 का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 2 तरह की बात करता है। पहला क्या करता है कि विधि के समक्ष अर्थात कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सब लोग समान है, चाहे कोई भी पावरफुल व्यक्ति हो, कम पावर वाला व्यक्ति हो। उसका देखते नहीं है कि आप कहीं भी न्यायालय का बना होता है तो एक महिला तराजू लिए खड़ी होती है, उसकी आंख पर पट्टी बंधी होती है और दूसरे हाथ में तलवार लिए खड़ी होती है। वो क्या कहती है कि यदि हम आपके खिलाफ साक्ष्य पा गए कि आपने गलत कार्य किया, तो कोई भी पावरफुल व्यक्ति हो, कितने भी बड़े पद पर बैठने वाला व्यक्ति हो, या कुछ भी हो, या गरीब तबके का, उच्च जाति का हो, निम्न जाति का, आप कुछ भी हो, हमसे कुछ मतलब, अरे भाई हम तो देख तो रहे नहीं है, हमारे तो आंख पर पट्टी बंधा हुआ, बस हमें केवल सबूत चाहिए, और जिस दिन हमें सबूत मिल गया कि आपके खिलाफ, उस दिन हम इस तलवार से मारेंगे और आपका गला कट के अलग हो जाएगा। कहने का मतलब आपको सजा सुना दी जाएगी। ये विधि के समक्ष समानता, यहां से पेपर प्रश्न पूछता है कि इसको सबसे पहले किसने कहा था, तो एक एबी डेसी थे। एबी डेसी महोदय ने सबसे पहले इसको कहा कि विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए। इसे प्रश्न पूछता है कि एबी डेसी का सिद्धांत क्या है, तो विधि के समक्ष समानता ये एबी डेसी का सिद्धांत है। सबसे पहले विधि के समक्ष के समानता को किसने फॉलो किया, तो इसको ब्रिटेन ने फॉलो किया। ब्रिटेन में है, चाहे आप महारानी के पद पर, महाराजा के पद पर बैठे हो, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हो, या छोटे से कर्मचारी हो, या निम्न तबके के हो, उच्च जाति के हो, उससे नहीं मतलब, आपको कानून के नजरिए में सब लोग बराबर हैं, एक नजरिए में आते हैं।
अगला क्या इसमें व्यवस्था किया गया था, विधि के समक्ष संरक्षण। विधि के समक्ष संरक्षण ये कहां से हम लोगों ने लिया, तो ये हम लोगों ने लिया अमेरिका से। अमेरिका में क्या व्यवस्था बनाई गई कि मान लीजिए, जैसे आप अपने दिमाग से सोचिए कि एक 5 वर्ष का बच्चा है, वो गलत काम कर दे, छोटा सा बच्चा है, वो कोई गलत काम कर दे, और वही कार्य 20 वर्ष का बच्चा कर दे, तो क्या दोनों के लिए कानून समान दंड दे, भागीदारी करेगा, दंड देगा? आप अपने विचार से बताइए। बिल्कुल। तो अगर 5 वर्ष का बच्चा है और वही कार्य 20 वर्ष के बच्चा कर रहा है, कानून तो सजा दोनों को देगा, लेकिन आपको मालूम होगा ना कि जो नाबालिग होते हैं उनके अलग कोर्ट होती है, उन्हें सुधार गृह में रखा जाता है। तो ये हम लोगों ने कहां से लिया, तो ये अमेरिका से हम लोगों ने लिया। तो यहां पर क्या कहता है कि जो 5 वर्ष का बच्चा है या 20 वर्ष का बच्चा है, कानून तो सजा सबको सुनाएगी, लेकिन समाज में एक व्यवस्था बनाने के लिए, उसे एक बराबर बनाने के लिए क्या किया जाए कि इसमें जो है इसे कुछ संरक्षण दिया जाए। या हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझें, जैसे हमारे यहाँ राज्यपाल है या राष्ट्रपति हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इनके खिलाफ फैसला सुना दिया, राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ फैसला सुना दिया कि आपको आजीवन कारावास दे देते हैं। राष्ट्रपति क्या करेगा, अनुच्छेद 71 का प्रयोग करते हुए कहेगा कि सब हमारी सजा जितनी भी है सब माफ हो गई, सब खत्म। अगर राज्यपाल के ऊपर होगा तो अनुच्छेद 162 का प्रयोग करते हुए ये कहेगा कि जितनी भी सजाएं हैं सब जीरो। नहीं, अभी धैर्य रखिए कि यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल को सजा कैसे सुनाई जाएगी, हम बताते हैं आगे। तो ये राज्यपाल और राष्ट्रपति को अगर फैसला सुना दिया गया तो क्या करेंगे कि ये लोग अपने पावर का प्रयोग करते हुए सत्ता समाप्त करें। तो क्या हुआ, ये कह रहा है ना विधि के समक्ष संरक्षण, अब इनको संरक्षण मिला हुआ है। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति के पद पर, मान लीजिए राष्ट्रपति के पद पर राम अवस्थित है, अब उसके खिलाफ अगर सजा सुनाई गई तो अनुच्छेद 71 का प्रयोग करते हुए सजा को समाप्त कर सकता है। लेकिन वो हमेशा थोड़ी नहीं इस पद पर बना रहेगा, पद से हटेगा भी तो सही। तो जब पद से हटेगा तो उसके समस्त अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे, अनुच्छेद 71 का भी नहीं प्रयोग कर सकता है। तब अगर उसके खिलाफ फैसला सुना, भाई व्यक्ति हो गया ना, अब तो राष्ट्रपति है नहीं, तो उसके खिलाफ सजा सुनाई जा सकती है और उस सजा के तहत उसको दंड दिया जा सकता है। अब अनुच्छेद 14 भी हो गया, हम लोगों ने 12 देखा, 13 देखा, 14 देखा। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 15, ये क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि 5 आधार पर आप विवाद नहीं कर सकते। 5 आधार पर आप जो है किसी के साथ जो है विभेद नहीं कर सकते। 5 आधार कौन है, जन्म स्थान हो गया, दूसरा हो गया वंश, तीसरा हो गया लिंग, चौथा हो गया धर्म और 5वां हो गया जात। इन आधारों पर आप किसी के साथ जो है ये नहीं कह सकते कि आप इस आधार पर अलग हैं। अगर कहें कि हम इस आधार पर, आपका जन्म स्थान बिहार में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, तो आपके साथ भेदभाव किया जाएगा, या आप इस वंश के हैं आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो 1857 ईस्वी क्रांति जब हमने आपको पढ़ाया था तो एक बहुत चर्चित वंश था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन उसी वंश के आज एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो हम इस आधार पर उनका विरोध नहीं कर सकते, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते कि आपके वंशजों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अरे भाई, वंश के आधार पर उनके वंशजों ने गलती किया था, तो वंश के आधार पर हम क्यों विभेद करें, हम भेदभाव क्यों करें। आज वो हमारे साथ खड़े हैं, अर्थात देश के साथ खड़े हैं और ईमानदारी के साथ खड़े हैं। उनके वंशजों ने क्या किया वो उनका मामला था। तो कह रहा है अनुच्छेद 15 कि आप जन्म स्थान, वंश, लिंग, धर्म और जात के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर संविधान निर्माणकर्ताओं ने बहुत ही बुद्धि का सहारा लिया, बहुत ही अच्छे सोच विचार के साथ लिखा। उन्होंने क्या कहा कि अगर सकारात्मक कार्य के लिए इसमें आप भेदभाव कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें लिंग के आधार पर,
अगर कोई भारी भरकम चीज है और एक स्त्री से को उठाने के लिए कहा जाए तो स्त्री को रोका जा सकता है। आप उसमें जो है उसे कह सकते हैं कि ये आप मत उठाइए, ये आपके लिए नुकसानदायक है। भाई हमारी प्रकृति ने निर्माण किया है कि स्त्री थोड़ी सी कमजोर होती है पुरुषों की अपेक्षा। कमजोर तो हर मामले में नहीं है, लेकिन अगर शक्ति वाले मामले में से कोई भारी भरकम चीज उठाने वाली बात है तो उस मामले में थोड़ा सा कमजोर है। तो इनसे कहा जा सकता है कि आप जो है इस भारी भरकम चीज को मत उठाइए। लेकिन यहां अगर आप कहिए कि इसमें अनुच्छेद 15 में तो यह वर्णन है कि आप लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, तो भेदभाव कहां कर रहे हैं? हम तो सकारात्मक चीज के लिए जो है इनको रोक रहे हैं। या अगला क्या कहता है कि जात के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। आप देखिए आरक्षण, आरक्षण क्या है? आरक्षण तो जात के आधार पर ही लागू है, लेकिन सकारात्मकता कार्य के लिए किया गया। जैसे एक वर्ग उच्च है, जैसे मान लीजिए एक ऊंचा वर्ग है, उसके बाद एक दूसरा वर्ग है, एक तीसरा वर्ग। अब इन दोनों वर्गों को ऊपर इसके बराबर लाने के लिए क्या किया गया कि आरक्षण का सहारा लिया गया। तो संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या कहा कि अगर आप सकारात्मक कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए, अच्छी सोच के साथ अगर इसका भेदभाव करते हैं तो वो दंडनीय नहीं है। यदि आप इन सब चीजों में कोई सकारात्मक कार्य नहीं है, सोच नहीं है, तो अगर आप करते हैं तो आप दंड के भागीदार हैं। अगर कोर्ट को ये पता चलता है कि आपने ऐसा किया है तो आपको सजा सुनाएगी। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरी, अर्थात सरकारी कार्य, अरे भाई नौकरी हो या कोई कार्य हो, तो उसमें कहता है कि आप लिंग, जाति, यही चीजें समझ लीजिए, जन्म स्थान, इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते कि आप इस लिंग के हैं या आप इस जाति के हैं, आप यहां से जन्म हुआ है। तो इस आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है तो उसे सजा सुनाया जाएगा। लेकिन अगर पुनः वही उदाहरण देख लें कि सकारात्मकता की अगर बात आती है, अगर सकारात्मक सोच के साथ है तो इसमें भेदभाव किया जा सकता है। जैसे हम वही उदाहरण दे सकते हैं कि स्त्री को यहाँ रोका जा सकता है या आरक्षण को इसमें लागू किया जा सकता है। आपको याद होगा कि इस अनुच्छेद 16 का वर्णन सबसे पहले कब हुआ था? 1833 ईस्वी के चार्टर की धारा 87 के तहत यह कहा गया था कि किसी को भी जात, रंग, रूप के आधार पर सरकारी नौकरी या सरकारी सेवा में जाने से रोका नहीं जा सकता। वही वर्णन यहाँ अनुच्छेद 16 में है कि आप लिंग, जात, जन्म स्थान, धर्म स्थान के धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो ये गलत है और आपको सजा सुना दी जाएगी। अगला कौन सा है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। आपको ये मालूम है कि अस्पृश्यता क्या है? कहता है कि अगर आपने छुआछूत का अगर प्रयोग किया कि भाई ये निम्न जाति का है, हम उच्च जाति के हैं, या एक छोटा सा कर्मचारी, हम बड़े कर्मचारी हैं, इसके साथ हमें भेदभाव करना है, छुआछूत का भेदभाव करना है, तो आपको अनुच्छेद 17 के तहत, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 17 के तहत आपको सजा सुना दी जाएगी, आप संकट में फंस जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ भी सकारात्मक कार्य है, जैसे अभी कुछ समय पहले कोरोना महामारी फैली हुई थी, आपको मालूम है ना, कोरोना महामारी। तो कोरोना महामारी में क्या कहा जाता था कि लोगों से कि आप भी हमसे दूर रहिए, आप हमको टच मत करिए, आप इतनी दूरी बना के रखिए, या आप मास्क लगा के रखिए। तो ये जो सकारात्मक कार्य के लिए ऐसा नहीं व्यवस्था कि आप अस्पृश्यता कर रहे हैं। अस्पृश्यता वहां प्रदर्शित करता है कि अगर कोई छोटा सा कर्मचारी है या निम्न जाति का है, आप उच्च जाति के हैं या बड़े कर्मचारी हैं, उसके साथ भेदभाव करते हैं तो आप इस अनुच्छेद के तहत दंड की भागीदारी है। लेकिन कोरोना महामारी क्या थी? ये फैलने वाली बीमारी थी, छुआछूत की बीमारी थी। इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं कि कोरोना वाले मरीज से कहते हैं आप हमसे दूर रहिए, तो आप इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करते हैं। इस तरीके से अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत से संबंधित वर्णन है कि अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाएंगे, किसी के साथ छुआछूत या भेदभाव करते हैं, अस्पृश्यता का पालन करते हुए पाए जाते हैं, तो आप दंड की भागीदारी हैं। और अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत का मतलब क्या था कि जैसे पहले जो हमारे यहाँ अंग्रेज थे
तो हमारे ही समाज से कुछ लोगों को उपाधि दे देते थे। उपाधि का मतलब उनको विशेष बना देते थे। जैसे किसी को कहते थे कि आपका नाइट की उपाधि है, नाइटहुड की उपाधि है, राय की है, राय बहादुर की उपाधि है। इस तरीके से जैसे महात्मा गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि मिली हुई थी, तो इसमें से जब उपाधियां उनको मिल जाती थी, प्रत्येक व्यक्ति नहीं लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे वो अपने को अलग समझना शुरू कर देते थे। तो यह समाज में एक विभेद पैदा हो जाता था कि ऐसा जो है नहीं होना चाहिए, सब समाज में बराबर है। तो जब संविधान निर्माणकर्ताओं ने संविधान का निर्माण किया तो भाग 3 के अनुच्छेद 18 में इस चीज का वर्णन कर दिया कि हमारे यहाँ के जितने भी नागरिक हैं वो सब समान है, किसी भी प्रकार को किसी को उपाधि नहीं मिलेगी। अगर आप किसी विदेश से भी उपाधि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो आपको सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। अब राष्ट्रपति से अनुमति आप लेंगे तो अगर राष्ट्रपति अनुमति देता है तो ये आप उपाधि ले सकते हैं। यहां से कभी कभी पेपर में प्रश्न पूछता है कि अनुच्छेद 18 निर्देशात्मक है या आदेशात्मक है, तो ये अनुच्छेद 18 निर्देशात्मक, आदेशात्मक नहीं। यदि आप अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करते हैं तो आपको जो है सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर संसद चाह ले, संसद फैसला कर दे तो आपको दंड दिया जा सकता है। तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे समाज में हैं, सब बराबर हैं। लेकिन एक बाद हो गया, कौन सा? बालाजी राघवन बनाम बनाम भारत संघ, इसमें मुकदमा कर दिया बालाजी भारत सरकार के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया कि ये जो भारत में मिलने वाले जो उपाधियां, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, ये आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या था कि उपाधियां नाम के साथ जोड़ी जाती थी। कोई भी उपाधि मिलती थी अंग्रेजों के समय में तो वो नाम के साथ जोड़ दी जाती थी। जैसे कोई भी होता कि नाइटहुड, राय, राजा, सम्राट, बादशाह, इस तरीके से अपने नाम के आगे वो लगाता था। लेकिन अब जब मिलता है, जैसे भारत रत्न मिल गया, पद्म श्री मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, तो आप अपने नाम के साथ नहीं लगाते हैं। तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के मामले में जो एक बात दायर हुआ तो उसमें फैसला हुआ कि आप इन सब चीजों को ले सकते हैं, उपाधियां ले सकते हैं। और क्या फैसला हुआ कि अगर आप शिक्षा जगत से हैं, शिक्षा जगत से अर्थात जैसे आप नहीं लगते डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, तो आप इन उपाधियों को लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, शिक्षा जगत पूरे समाज की बात कर रहा है। या आप किसी पुलिस विभाग में हैं, सेना में हैं, तो आप रैंकिंग भी लगा सकते हैं। इस तरीके से ये बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी क्लास को दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए, एजुकेशन 101 को सब्सक्राइब करें, और अगर इसे फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो एजुकेशन पॉइंट को फॉलो करें।